हेलो दोस्तों, मैं हूं शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 मतलब अध्याय 2। इसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे बहुपद, इसके प्रकार, बहुपद की घात और बहुपद का ज्यामिति मतलब ग्राफीय निरूपण पढ़ लेंगे और इसके मूल कैसे निकालते हैं, मतलब जो बहुपद है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं और जो इसके मूल आते हैं तो हमको मूल भी दिए हो सकते हैं, फिर उससे बहुपद कैसे बनाना, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी शुरू से स्टार्ट करते हैं बहुपद से। बहुपद में अभी जैसे ये इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर धनात्मक या शून्य घात में हो बहुपद कहलाता है। तो अभी अब बोलोगे यार हमें तो चर और अचर ही नहीं पता है, अचर ही नहीं, अचर का तो नाम ही नहीं सुना होगा, कभी सुना होगा बट भूल गए होंगे, याद नहीं। तो देखो चर और अचर क्या होते हैं। चर होते हैं वेरिएबल, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जैसे यहाँ पर x दिया है, x y z r s t कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। x है, x का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी। y का भी सेम। तो ये सारे नंबर्स हो जाते हैं, ये सारे जो अल्फ़ाबेट है ये हो जाते हैं चर। और जो अचर होते हैं नियतांक, मतलब कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? एक कांस्टेंट वैल्यू, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 3 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4। तो ये होते हैं हमारे अचर और ये होते हैं चर। तो बहुपद की डेफिनेशन ये है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर धनात्मक या शून्य घात में हो बहुपद कहलाता है। ये एग्जाम्पल है x की घात 2, 2x धन 3, 3x धन 2, x की घात 3 धन x धन 6, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अब मेरा एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 3x² धन x की घात -1 धन 1 बराबर 0। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या ये एक बहुपद है या नहीं है। ठीक है, इसको ठीक है बता देना। तो ये हो गया हमारा बहुपद। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग बहुपद की घात पर। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्या कह रहा है? किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब डेफिनेशन तो समझ नहीं आई, चलो ठीक है प्रैक्टिकल करते हैं। कह रहा क्या है? सबसे बड़ी घात वाला पद, किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद। तो सबसे पहले वो देखो सबसे बड़ी घात किसकी है, इसमें 5 की है। तो सबसे बड़ी घात वाला पद हो गया हमारा x की घात 5। ठीक है, पद के घातांक को, के घातांक मतलब घात का जो अंक रहेगा, तो इसकी घात है 5, इसका अंक है 5। ठीक है, तो 5 ये हो गई। घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो घात रहेगी ना पूरे बहुपद में, वो हो जाएगी बहुपद की घात। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सबसे ज्यादा घात क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बहुपद की घात, यहाँ हो जाएगी 5। अब इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा घात कौन सी है? x की घात यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी हमारी 1। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बहुपद की सबसे ज्यादा घात कौन सी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 2। तो ऐसा है, ये छोटा सा है। इसके बाद हम पढ़ लेंगे बहुपद के प्रकार, पढ़ लेंगे किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, मतलब बहुपद के प्रकार। तो मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं: रैखिक, द्विघात, त्रिघात। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं? रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए कुछ, ये चर राशि दी है, तो मतलब सॉरी ये बहुपद दिया है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें चर राशि देखो, चर राशि कौन सी है? ये x है। इसकी घात कितनी है? कुछ नहीं दी है, मतलब 1 है। इसकी घात कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसकी कितनी है? कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। तो इसमें सभी चर राशियों की घात 1 है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 1 है। तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है, अब आ जाते हैं हम द्विघात बहुपद पर। नाम से क्लियर है, द्विघात मतलब कि घात 2 होनी चाहिए। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसका मानक रूप ax² + bx + c = 0, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका नहीं लिखा मैंने। इसका मानक रूप क्या है? इसका मानक रूप है ax + b, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया, मतलब ये 0 हो गया, मतलब ये टर्म इतनी जो है ये 0 हो जाएगी। अब ये 0 हो गई तो ये bx + c बचा, मतलब इस फॉर्म का बच जाएगा, तो ये रैखिक हो जाएगा। तो घात 2 होनी चाहिए, तो ये a 0 नहीं होना चाहिए। ना 2 से ज्यादा घात होनी चाहिए, ना 2 से कम, तभी द्विघात होगा। 2 से ज्यादा हो गई 3 आ गई तो त्रिघात हो जाएगा, कम हो गई तो रैखिक हो जाएगा। ठीक है, देखो त्रिघात बहुपद क्या कहता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप क्या है? ax की घात 3, bx की घात 2, 3x तो cx + d बराबर 0। ये क्या है? ये हमारा अचर पद है। यहाँ पर ये क्या है? अचर पद है। इसमें ये अचर पद है। ठीक है, और इसमें कहाँ गया? ये अचर पद। ठीक है, और ये जो a b c है ये हमारे किसी कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पर a है 7, यहाँ पर a है 5, यहाँ पर a है 2। तो इस टाइप से ये हमारे अचर पद की वैल्यू या कोई भी मतलब नंबर की वैल्यू हो सकती है, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होती है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए 3x³ + 2x², मतलब 3x की घात 3, 2x की घात 2 + 4x + 7, या कुछ भी इसी टाइप से कुछ भी एग्जांपल अपने हिसाब से भी बनाकर लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता था, वैसे अभी भी आता है कि एक नंबर में
कि जैसे ये आ सकता है कि रैखिक बहुपद का एक उदाहरण लिखिए या एग्जांपल लिखिए जो भी है, तो आप ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, यहाँ पर बना के 7x करके ऐसा लिख दो, या 7x धन 0 को सॉरी 0 भी लिख सकते हो, 5 लिख दो, ऐसा लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो इस टाइप से ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बहुपद के शून्य पर, तो इसको नोट कर लो। तो देखो बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य की डेफिनेशन देखो, यदि बीजीय व्यंजक, यदि कोई भी बीजीय व्यंजक f ऑफ x, मतलब ये जो टर्म होती है ना, कुछ भी टर्म हमने की x 5x + 7x, इसको हम बोलते हैं f ऑफ x, ये f ऑफ x के बराबर होता है, ठीक है। f ऑफ x x में बहुपद हो, x के टर्म में बहुपद हो, ठीक है। वैसे x के टर्म में भी हो सकता है, y के टर्म में, किसी भी टर्म में हो सकता है, पर हम लोग अभी x के टर्म में बात करते हैं। तो x में बहुपद हो तब क्या, तब एक वास्तविक संख्या k है, कोई वास्तविक संख्या जो हम अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, सिवाय ये इस टाइप की संख्या की कर्ण में -5 आ गया, इस टाइप ये काल्पनिक संख्या है। तो किसी फिर से यदि बीजीय व्यंजक f ऑफ x x में बहुपद हो, तब एक वास्तविक संख्या k, कोई वास्तविक संख्या k है, बहुपद f ऑफ x का शून्य कहलाती है, ठीक है। कब कहलाती है, कब कहलाएगी, सिर्फ और सिर्फ मतलब यदि और केवल यदि जब f ऑफ k बराबर 0 हो। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ k की वैल्यू हम मान लेते हैं, k की वैल्यू मान लेते हैं 2 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। k की वैल्यू 2 मान ली, तो अब f ऑफ k मतलब x की जगह यहाँ से f ऑफ x लिखा ना, यहाँ पर क्या लिखा f ऑफ k, तो k की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 x की जगह k और k की जगह हमें पुट करना है यहाँ पर 2, हम सिर्फ एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, उसका आंसर हमारा आना चाहिए 0, तभी ये शून्य कहलाएगा। 2 रखकर देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। तो ये f ऑफ x बराबर f ऑफ k बराबर, या f ऑफ 2, k की वैल्यू 2 है तो 2 बराबर, यहाँ पर रख देंगे हम तो 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5, फिर यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे प्लस 7, और यहाँ पर हम x की जगह कितना रख देंगे, फिर से 2 रख देंगे। ओह शिट, ये डबल हो गया, इसको ऐसा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की घात 2 मतलब कि 4, धन 5 दूनी हो जाएगा 10, धन ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 4 11 और 10 21, ये तो 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि ये शून्य नहीं है। ऐसा समझ में, मतलब अब ये तो हमने मन से कोई भी समीकरण ये ले लिया है। जब हमें क्वेश्चन में कोई भी समीकरण दिया रहेगा, तो उसके बाद हम जैसे, और ये शून्य दिया हो सकता है, ये शून्य निकालना पड़ सकता है, तो शून्य एक ऐसा मान है जिसको हम यदि इस बहुपद में पुट करेंगे या मान उसमें रखेंगे, तो वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने जब लिखा था जैसे द्विघात बहुपद का, तो ax² ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा था, मतलब कि इसमें यदि हम इसका मान कुछ पुट करेंगे, जो भी वैल्यू इसकी रहेगी वो पुट करेंगे, और ये तो हमारा कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, 5 7 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वास्तविक संख्या। और इसमें जब हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये 0 हो जाए, तो वो जो संख्या रहेगी वो शून्य कहलाएगी, जैसे कि हमारे डेफिनेशन में दिया हुआ है। बाकी हो सकता है समझ में ना आया हो सकता है, तो आगे अभी एग्जांपल्स आएंगे या क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी इसके बाद हम ज्यामिति अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे शून्यकों के बीच में संबंध, तो वो थोड़ा आगे का, तो इसके बाद हम ज्यामिति रूप कर लेते हैं, तो इसको नोट कर लो। अब देखो शून्यकों का या बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ बता देता हूँ, लास्ट स्लाइड पर हमने क्या पढ़ा कि बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ा। तो देखो ये मान लो कि बहुपद है x का वर्ग धन 6x धन 7, ये कोई बहुपद है, तो बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अगर यहाँ पर x की घात 3 होती है तो इसके कितने शून्यक होते हैं, 3। यदि यहाँ पर x की घात कुछ होती नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये टर्म होती है तो इसके कितने शून्यक होते हैं, 1 होते हैं, क्योंकि बहुपद में जो चर की घात है सबसे ज्यादा वो कितनी घात है, 1 है। अगर यहाँ पर x की घात 3 धन x की घात 5 धन 7 ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पर बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती, 5 होती, क्योंकि सबसे ज्यादा घात है हमारी 5। हालांकि इतने हाई लेवल तक जाना नहीं, बट एक मैंने आइडिया दे दिया। अब देखो, अब मान लेते हैं कोई बहुपद दिया, तो उसका जो ग्राफ होगा, छोड़ो अभी उसको छोड़ो, अभी इस पर आ जाते हैं सीधे रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, हम पर जो कि रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस b बराबर 0 के रूप का होगा, मतलब उसमें एक ही x वाली टर्म होगी जिसकी घात होगी 1। तो 1 से क्या क्लियर हो रहा है कि घात 1 होगी, मतलब इसका शून्यक जो होगा वो भी 1 होगा। शून्यक जो होगा कितना, कितने शून्य होंगे, 1 होगा। 1 से मतलब 1 नहीं होगा, 1 होगा, शून्य 1 शून्य होगा। और इसका ग्राफ जो है हमेशा सरल रेखा होता है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद में ग्राफ का ऐसा है कि जितनी जगह पर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा या टच करेगा, तो उतनी ही उसकी शून्य हो जाएगी। ग्राफ से शून्य का शून्य पता लगाने का तरीका मान लेते हैं, अगर ऐसा कोई सरल रेखा इसका ग्राफ है और ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, कुछ k मान लेते हैं या p मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा है p, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं, तो ये पॉइंट हम कुछ मान लेते हैं p। तो ये जो है लाइन x एक्सिस को p पर काट रही है, p पर काट रही है, तो कितनी जगह काट रही है, एक ही जगह काट रही है। तो कितने शून्य हो गए इसके, एक शून्य हो गया, क्या हो गया, p हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर ये लाइन ऐसी रहती, एक ही जगह काटेगी क्योंकि एक ही शून्य है। अगर चलो एग्जांपल के लिए ये लेते हैं, अगर ये लाइन ऐसी होती, ठीक है, ये ऐसी होती, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y एक्सिस, यहाँ पर कितनी जगह काट रही है, यहाँ भी एक ही जगह काट रही है। ये सिर्फ हमको x एक्सिस पर लिखना है, y पर काटे नहीं काटे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, x पर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड है मतलब माइनस साइड है, तो ये माइनस p हो जाएगा पॉइंट, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा। तो ऐसे ये होता है इसका ग्राफ, हमेशा ग्राफ क्या होगा, हमेशा सरल रेखा, सरल रेखा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य। द्विघात नाम से क्लियर है, मतलब कि घात 2, और घात 2 तो शून्यकों की संख्या भी 2। तो शून्यकों की संख्या 2 मतलब कि x एक्सिस पर ग्राफ जो है वो 2 बार काटेगा, क्योंकि 2 ही शून्य है। और इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। परवलय मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलते हैं, और परवलयाकार को पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। तो पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला कुछ ऐसा होगा या फिर कुछ ऐसा होगा, ये मतलब ये नीचे की ओर होगा, ये ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो होगा कैसा, देखो यहाँ पर अभी ऊपर की ओर वाला, ये ऐसा भी हो सकता है। कितनी जगह काट रहा है x एक्सिस को, x अक्ष को कितनी जगह, 2 जगह, एक ये और एक ये। इसको भी कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, r मान लेते हैं, तो ये माइनस r हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस r हो जाएगा। कितने शून्य मिल गए, 2 शून्य मिल गए, एक माइनस r मिल गया, एक प्लस r मिल गया। मान लो यहाँ कहीं कुछ होता और ग्राफ यदि ऐसा होता, सिर्फ टच करके जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ टच करके जा रहा है, तो अब यहाँ पर बोलोगे कि यार ये तो एक ही शून्य मिल रहा है, एक शून्य नहीं मिल रहा है। अब आगे क्लास में जाओगे तो जैसे अगर यहाँ पर p रहा ना, तो p, p 2 शून्य इसके ऐसे माने जाते हैं, ठीक है, सेम हो गए, सेम शून्य हो गए, ठीक है। और यदि अगर ऐसा रहता और ये ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, ठीक, यहाँ पर भी इसके 2 शून्य हो जाएंगे, ये p और ये माइनस p हो जाएगा। प्रश्नावली 1.1 इसी पर बेस्ड है पूरी, अगर ये आ गया तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी इजीली। अब आ जाते हैं हम त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद मतलब कि घात हो जाएगी 3 और घात हो जाएगी 3, तो 3 जगह ये इसको काटेगा या टच करके जाएगा। चलो देखते हैं। अब जैसे चला हमारा ग्राफ, ये ग्राफ इसका कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे ये आया, ये हुआ, ये गया और यहाँ पे टच करके फिर यहाँ पर काट दिया,
तो ज़्यादा हो गया क्या? बहुत ज़्यादा हो गया, 3 की जगह हमें दिखाना है ना, तो कितना 1 2 3 और यहाँ से ये ऐसा का ऐसा ही चला गया ग्राफ, ठीक है। तो कितने शून्य थे देखो इसके, 1 2 और ये 3, इसके अलावा इसने कहीं नहीं काटा, ये मैंने ज़्यादा काट दिया था, पर ठीक है छोड़ो। तो कितने शून्य होंगे इसके, 1 2 और 1 3 शून्य हो गए, कौन से हो गए, ये मान लो माइनस पी हो गया, ये माइनस आर हो गया और ये कुछ क्यू हो गया, ऐसे करके इसके 3 शून्य होंगे, मतलब कि तीनों पर कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसका मान शून्य आएगा। शून्य से क्लियर होता है कि शून्य मान आना चाहिए ये वाली वैल्यू रखने पर, ठीक है। और यदि अगर इधर कहीं ऐसा कुछ बना होता, 3 जगह काटना है ना, तो 1 2 और ये ऐसा टच करके नीचे आ गया, कितनी जगह 1 2 और ये 3, तो ऐसा एक्स एक्सेस को ही काटना चाहिए, नहीं तो इसको 4 मत कर देना, ये 1 2 और 3, एक्स अक्ष को 3 जगह काट रहा है मतलब 3 शून्य। अब इसके बाद में एक नॉर्मल केस बता देता हूँ, सिर्फ 3 नहीं होते, अगर ऐसा ही कोई ग्राफ दे दिया हमको यहाँ पर, मान लेते हैं अगर ऐसा ग्राफ दे दिया और ऐसा ऐसा करके ग्राफ चले ही जा रहा है, ऐसा यहाँ तक गया और फिर यहाँ से ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ठीक है। ये देखो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो बहुपद कैसे लिखेंगे, फिर एक्स की घात आएगी हमारे पास में 6 और फिर कंडीशन रहती है तो उसके हिसाब से आगे की टर्म्स बनती है। तो अभी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, 6 शून्य होंगे और एक्स की घात अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ऐसे होती है चीज़ें, ठीक है। ये मिक्स हो गया वैसे, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद जो शून्यकों के बीच संबंध है ये हम पढ़ेंगे जब प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ईजी है, तो खत्म हो जाएगा वो, नोट कर लो। तो अब देखो प्रश्नावली 2.1, ये प्रश्नावली बहुत छोटी है और अभी हम इसी टाइप के क्वेश्चन सारे करके आ चुके हैं, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। देखो क्या शून्यकों की संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये प्रश्न 1 है जिसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसके अंडर में 6 प्रश्न हैं, 2 3 4 5 और ये 6 प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखो, हमें चाहिए एक्स एक्सिस पे या एक्स अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है या टच करके जाता है। तो यहाँ पर देखो कितनी जगह है ही नहीं, एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रहा, वाई पर कर रहा है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमें निकालना है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 0, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2 में, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, ये देखो यहाँ पर एक जगह काट रहा है, ये पॉइंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यक बराबर हो जाएंगे हमारे 1 मतलब कि 1 शून्यक है। ये तो सोचोगे कि 1 आ गया, 1 शून्यक होगा, कितने 1, मतलब कि रैखिक का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तीसरे पर आ जाते हैं हम लोग, तो ये 1 2 और ये 3, ये भी है क्या, ये नहीं है क्योंकि ये है वाई एक्सिस और हमको चाहिए सिर्फ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी 1 2 3, 3 मतलब 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कितनी जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 और 1, ये 2 जगह टच कर रहा है। तो शून्य कितने हो जाएंगे यहाँ पर, या शून्यकों की संख्या ये लिख लेना यार, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितनी जगह टच कर रहा है या काट रहा है, 1 2 3 और ये 4 जगह काट रहा है। तो यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य बराबर 4, कितनी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। लास्ट देखो, अब यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ देखो ये भी टच कर रहा है ना इसको, अरे यार ये टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यक बराबर या शून्यकों की संख्या बराबर हो गया यहाँ पर 3। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1, जो कि हमने एक ही स्लाइड पर पूरी खत्म कर दी, वो भी कुछ मिनटों के अंदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बस बल्ले बल्ले है फिर तो ये था। इसके बाद हम कल स्टार्ट, मतलब कि अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे कि जो मैंने शून्यक बताया था, शून्यक जैसे ये बताया था ना मैंने, ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये जो शून्यक है इसके बीच में जो संबंध है वो पढ़ लेंगे। इसको मैं कैसे ब्रेक करते हैं, इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा उसमें। तो इंट्रोडक्शन बताऊंगा, देन फिर हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे।
और पूरी तो एक दिन में कर पाना मुश्किल होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग जल्द से जल्द। तो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं। तो थैंक यू वेरी मच।